वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी अब तेलंगाना गए हुए हैं। वहाँ वो खूब सियासत कर रहे हैं। हैदराबाद की खबर जो कि राष्ट्र सहारा में शाया हुई है, उसमें कहा गया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आवाम से अपील की है कि वो रियासत को ख़ानदानी हुक्मरानी से पाक करें। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि जब कभी ख़ानदानी हुक्मरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में ढकेल दिया गया। ऐसा ही तेलंगाना में हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है। ख़ानदानी हुकूमत में यकीन रखने वाले रियासत को कुचलने का मरकज़ बनाना चाहते हैं। बीजेपी इस टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना चाहती है। मोदी ने ज़ोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए किया गया एहतजाज सिर्फ एक ख़ानदान की बहबूद के लिए नहीं था। ख़ानदानी हुक्मरानी के ज़रिए तमाम पहलुओं से रियासत को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसी जमातें जमहूरियत और मुल्क की बड़ी दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना ग़ुलाम बन गया है। ये ख़ानदान मुसलसल फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ एक ख़ानदान के लिए अलग रियासत नहीं बनी। तेलंगाना में इक़्तिदार की तब्दीली ज़रूर होने वाली है। रियासत में बीजेपी की लहर महसूस की जा रही है। यहाँ भी इक़्तिदार में हम आकर रहेंगे। तेलंगाना की तरक्की के लिए किसी भी हद तक जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार हैं। हम नौजवानों के साथ मिलकर काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास के यकीन के साथ बीजेपी काम कर रही है, जबकि ख़ानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी की वजह से तेलंगाना तरक्की नहीं कर रहा है। वज़ीर आज़म तेलंगाना में सियासत कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म तेलंगाना जाकर कौम की भलाई व बहबूदी के लिए जो काम करना चाहिए, मरकज़ को भी और रियासत को भी, इस सिलसिले में कुछ बोलते तो आवाम को, हम जैसे लोगों को खुशी होती। मगर न जाने क्यों ये सियासतदान, पार्टी जो भी हो, ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान हो जाते हैं। आवाम ये समझते हैं कि जमहूरियत के नाम से लोगों को किसी न किसी तरह अपनी तरफ खींचकर वोट हासिल करके हुकूमत करने की ज़रूरत है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, ये सोचने की ज़िम्मेदारी आवाम पर ही है। अब हमें पार्टियों पर भरोसा कम करें और आवाम को एक साथ मिलाकर मुल्क व मिल्लत के लिए जो करने की ज़रूरत है वो करें। यही आज वक्त डिमांड करता है। क्या किसी रियासत में एक ख़ानदान के लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? क्या जमहूरियत में इसकी इजाज़त नहीं है? और हाँ, ख़ानदान वालों ने मुल्क व मिल्लत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें क्या भुलाया जा सकता है? क्या मोदी को ये बात मालूम नहीं है? मोदी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए ये ख़ानदान वालों ने, नेहरू ख़ानदान वालों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ बहुत हैं। हर रियासत में ऐसे लोग पैदा हुए थे, अब भी पैदा हुए हैं, जिनकी वजह से कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुंच रहा है। मगर मोदी जी ख़ानदानी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं। शायद ये इसलिए कि उनके ख़ानदान में ऐसे लोग नहीं थे
جن سے قربانیاں ہوئی ہیں، یا ایسے لوگ نہیں ہیں جو ملک و ملت کے لیے ایک ہو کر کام کر سکیں۔ تو مودی جی کو ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی سیاست کرنے آ جاتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ملک کا کدھر جا رہا ہے؟ یہاں تلنگانہ میں لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات بھی ہوئی ہے۔ افسوس، ہندوستان کو تقسیم کرنے والی پارٹی کون سی ہے؟ کیا بی جے پی سے ہمارے ملک میں رہنے والوں کو تقسیم نہیں کیا جاتا سکتا ہے؟ پالیسیاں کیسی بنتی ہیں سب جانتے ہیں۔ یہ تمام باتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں، پھر بھی اگر سمجھ کر بھی انجان بن کر خاندانی حکومت کی بات ہمارے آدرنیہ پردھان منتری جی تلنگانہ آ کر کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ان کی اس سیاست پر غم ہوتا ہے۔ کیوں ہمارا ملک اسے برداشت کر رہا ہے؟ کیوں ہمارے ملک میں سوچ سمجھ کے لوگ ان تمام چیزوں کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا ملک بہت بڑا ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں شک نہیں۔ یہاں ترقی ہونی چاہیے، لوگوں کا کوآپریشن مرکز اور ریاستوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بی جے پی نہ صرف ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، کر رہی ہے، اس میں کامیاب بھی حاصل بھی کی ہے، اس کے علاوہ ریاستوں میں بھی وہ لوگوں کے درمیان ایک طرح کی دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب تلنگانہ میں وہاں کے وزیر اعلیٰ کیا کہنے والے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ضرور انشاءاللہ ان کی باتیں، مودی کی باتوں کے جواب میں کل یا پرسوں اخبار میں ہم پڑھ سکیں گے، تو آپ کو میں ان باتوں کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، تو دوستو، اب ہم اقوال زرین کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اقوال زرین سنیے گا۔ یہ اقوال زرین بھی بہت اچھے ہیں۔ اللہ پاک کو یاد کرو گے تو دل میں ٹھنڈک رہے گی۔ خوشی انسان کو وہ کچھ نہیں سکھاتی جو غم سکھاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ جو زکوٰۃ روک لیتا ہے اس کے مال کی حفاظت روک لی جاتی ہے۔ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔